गुड आफ्टरनून। तो आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं कपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, तो देखेंगे क्या होता है ये। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो द पेयर ऑफ, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सिंपल है, द पेयर ऑफ टू equal and parallel, equal and unlike parallel forces, two pair of equal and unlike parallel forces some distance apart forms a couple। ठीक है, तो ये तो है इसकी सिंपल डेफिनेशन की कपल की। अगर आपसे कोई डेफिनेशन लिखने का एग्जाम में अगर आता है तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पेयर का मतलब दो होंगे, दो पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इक्वल होने चाहिए दोनों फोर्सेस। देखिए, इक्वल जनरली हम ऐसा करते हैं, जो आपके सिलेबस में है वहाँ पे यही माना जाता है। अनइक्वल भी कपल बनाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आप अभी यही मान के चलिए और यही याद रखिए कि टू पेयर ऑफ इक्वल, दोनों बराबर होंगे, अनलाइक। अब पहली बात यह है कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि व्हाट इज लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। लाइक का मतलब जिनकी डायरेक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, और अनलाइक का मीन्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट हो। ठीक है, तो उसको अनलाइक फोर्सेस बोलते हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और दोनों पैरेलल हो। ठीक है, दोनों पैरेलल हो तो ये दोनों जो मिल के जो फोर्सेस हैं, और ये सम डिस्टेंस अपार्ट, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए, सम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, फॉर्म्स अ कपल, वो एक कपल बनाते हैं। मतलब कि अगर मान ले कोई भी बॉडी है, देखिए जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स शेप हो उसका, कोई भी बॉडी हो, उस पे एक किसी भी पॉइंट पे एक फोर्स, मान लिया कि ये F इधर लग रहा है, सेम उसी अमाउंट का कुछ दूरी पे सेम उसी अमाउंट का इक्वल, बट अनलाइक होगा तो डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो इसके पैरेलल लाइन ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन, और अनलाइक होगा तो अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर एक F लग रहा है, इसी बॉडी पे एक फोर्स F इधर की तरफ, इसी बॉडी पे इस पॉइंट पे एक F फोर्स इधर की तरफ, दोनों F हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले, सेंटर को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, ये कोई ज्वाइनिंग लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन मान लिया कुछ दूरी पे है, कोई भी दूरी हो इसकी। ठीक है, तो ये जो है, ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, कपल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस मिल के, अब देखिए सारी बातें इसमें ध्यान रखिएगा, पेयर ऑफ टू, दो फोर्सेस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर हैं FF, अनलाइक होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल होने चाहिए और दोनों के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, देखिए ध्यान रखिएगा, पेयर, इक्वल, अनलाइक, पैरेलल, सम डिस्टेंस, ये सारी बातें फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी कोई गड़बड़ हुआ तो हो सकता है कि कपल बने, हो सकता है ना बने। ठीक है, बट अगर ये पांचों बातें हो रही हैं, ये सारी बातें अगर फॉलो हो रही हैं, तो ये श्योर है कि वो फोर्सेस एक कपल जनरेट करेंगे, कपल बनाएंगे। ठीक है, कपल बनाएंगे। अब देखिए कैसे, ये बात कहाँ से होती है, पेयर नहीं होगा तो सिंगल फोर्स हम ये नहीं बता सकते। सिंगल फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे, इसी बॉडी पे अगर सिर्फ ये एक फोर्स लग रहा होता, ये होता ही नहीं।
तो अब ये फोर्स इस पर क्या इफेक्ट डालता है, ये बड़ा ही एम्बिगियस हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि ये क्या डालेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि क्या करेगा ये। ठीक है, हो सकता है इसको ट्रांसलेशन मोशन कराए, हो सकता है ये सीधे मतलब सरल रेखीय गति कराए, हो सकता है इसको घुमा दे, अगर कहीं हम यहाँ पिन पॉइंट पे फिक्स कर दें, बहुत सारी चीज़ें हैं क्या करेगा। तो पेयर होना चाहिए, तो 2 पेयर हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो भी कपल नहीं बनता। ठीक है, मतलब नॉर्मल कपल नहीं बनता। अब बराबर है तो क्या करेगा, जितने फोर्स से ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है उतने ही फोर्स से ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, बराबर। ठीक है ना, बात समझ में। उससे क्या होगा बताते हैं अभी। तो इक्वल होना चाहिए। अनलाइक, अनलाइक इसलिए कि अगर ये अनलाइक नहीं होते, अगर ये अनलाइक फोर्सेस नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे और अनलाइक, अनलाइक का मतलब अगर ये सेम डायरेक्शन में होते। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अगर ये पांचों चीज़ें अगर होती, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे लगना है, अगर इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होती, मतलब अनलाइक अगर नहीं होते, अगर लाइक होते। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता, एक मान लिया 2f, एक हो गया f, मतलब ये 2 गुना होता इसके, तो क्या होता, दोनों अनलाइक नहीं होते तो क्या होता। अब देखिए होता क्या है कि कपल मीन्स, कपल क्या होता है, द पेयर फॉर्म्स अ कपल, फॉर्म्स अ कपल का मतलब ये दोनों फोर्स मिलके, दोनों फोर्स मिलके एक इफेक्ट डालेंगे बॉडी पे। ठीक है, देखते हैं क्या, कपल, कपल गिव्स अ इफेक्ट, gives a effect on the body, gives a effect on the body called as torque। ठीक है, कपल जो है किसी भी बॉडी पे जब हम कपल लगाते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है, देखिए कपल हम लगाते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है वो टॉर्क होता है। टॉर्क का मतलब, उसको टॉर्क का मतलब टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट मतलब एक ऐसा मूवमेंट आएगा जो उसको टर्न कराएगा, ऐसा मूवमेंट जो उसको टर्न कराएगा, टर्निंग मूवमेंट, उसी को टॉर्क कहते हैं। मतलब उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ही पूरी रोटेट करेगी। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरे क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगी। बात समझ में? तो टॉर्क जनरेट करता है कपल, कपल का जो इफेक्ट होता है बॉडी पे। कपल तो एक कह सकते हैं कि एक चीज़ है जो लग रही है। ठीक है, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह है, एक वेक्टर है जो लग रहा है किसी बॉडी पे, जैसे फोर्स लगता है, एक सिंगल फोर्स लगेगा तो सिंगल फोर्स क्या करता है, नॉर्मली एक सिंगल फोर्स ट्रांसलेशन मोशन कराता है, ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कराता है, सरल रेखीय गति। और कपल भी उसी तरह से दो फोर्स से मिल के बनने वाला एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है कपल। तो ये क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे फोर्स ट्रांसलेशन मोशन करेगा वैसे ही कपल टॉर्क प्रोड्यूस करता है, टर्निंग मूवमेंट, रोटेट कराएगा। तो इट, और कह सकते हैं इट गिव्स प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन देता है। कपल प्योर रोटेशन देता है। अब कपल प्योर रोटेशन क्यों देता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस हमने क्या कहा, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये बात समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर ये बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, तो हमने कहा टर्निंग मूवमेंट देता है। ठीक है ना, तो कपल क्या करता है कि इसके जो दोनों फोर्स हैं, सॉरी ये हटा दिया, फिर से यही बताते हैं यहीं पे। ये एक F इधर लग रहा था, ये एक F इधर लग रहा था, तो इसका कोई मान लीजिए सेंटर पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, इस सेंटर, ये दोनों फोर्स अगर आप महसूस करें, ये दो कपल हैं, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, एक फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, इसको रोटेट करा देगा। इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट के अबाउट, जो दोनों के बीच का पॉइंट होगा उस पॉइंट के अबाउट क्या करेगी बॉडी, रोटेट करने लगेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम कपल का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर कपल कर लें तो वो क्या होगा आपका, जैसे स्टीयरिंग व्हील,
स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार की जो स्टीयरिंग व्हील होती है, हम क्या करते हैं दोनों हाथों से एक फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स नीचे की तरफ ड्राइविंग करते समय, जब हमें मोड़ना होता है कार को, ठीक है ना, जब हमें टर्न करना होता है तो हम उस पर स्टीयरिंग व्हील पे कपल लगाते हैं। और कपल लगाने की वजह से, तो कपल कैसा होता है, ऐसा ही, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ स्टीयरिंग की व्हील पे, बिल्कुल वैसे ही, उसी को कपल कहते हैं। स्टीयरिंग व्हील हुआ, बाइक का हैंडल हुआ, बाइक हैंडल पे भी हम वैसे ही करते हैं। ये हैंडल हमारा है तो एक फोर्स हम इधर लगाते हैं, एक फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, तो बाइक जब हमको टर्न करना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ में कपल के होते हैं जहाँ कपल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ क्या है कि ये बेसिक जो है कपल जो आया है वो मूवमेंट से आया है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो कपल कुछ नहीं होता, मूवमेंट ऑफ फोर्स ही होता है। किसी फोर्स के द्वारा किसी पॉइंट पे कितना मूवमेंट आएगा। मूवमेंट का मतलब ये फोर्स के कारण ये बॉडी को एक रोटेशनल मोशन फील होगा, रोटेशनल मोशन फील होगा, तो जो वो फीलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको मूवमेंट कहते हैं। मतलब इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो आपने मूवमेंट पहले पढ़ा होगा कि व्हाट इज मूवमेंट, तो मूवमेंट इस पॉइंट पे इस फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो मूवमेंट इसको क्या कराएगा, प्योर रोटेशन कराएगा। बात समझ में आई। तो अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। एक और चीज़ देखने वाली है कि जब ये यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो ध्यान रखिए एक चीज़ और, अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो देखिए अगर हम नेट फोर्स निकालें इस पूरी बॉडी पे अगर नेट फोर्स निकालें तो सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में। अगर हम देखें, ये मान लिया कि एक्स डायरेक्शन है, ये इसकी वाई डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर एक्सिस, सिंपल एक्स वाई प्लेन। ये बोर्ड ही मान लीजिए कि अगर ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इसी बोर्ड पे यहाँ एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, कहीं भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा कि अगर हम इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालें इस पे, तो देखिए क्या, अगर ये बोर्ड डिज़ाइन थोड़ा अलग है बट बोर्ड मान लीजिए कोई, अगर ऐसा बोर्ड होता या कुछ भी होता, तो क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, बिल्कुल भी कोई फोर्स डायरेक्शन में। तो सिग्मा एक्स टोटल इस डायरेक्शन में फोर्स क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब अगर हम वाई डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स देखें तो वर्टिकल फोर्स में देखिए दो फोर्सेस हैं, तो सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स का मतलब टोटल करना, सिग्मा का मतलब जोड़ना, सारे जितने भी फोर्स हैं। तो सिग्मा वाई का क्या होगा, एक फोर्स ऊपर एफ मान लिया, एक फोर्स नीचे, तो अगर इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव होगा, तो एफ माइनस एफ, दो ही फोर्स हैं और कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, इक्वल टू 0। मतलब सिग्मा वाई वर्टिकल में भी फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स 0। मतलब कोई भी नेट फोर्स इस नेट देखिए फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स मतलब सारे फोर्सेस को अगर जोड़ा जाए तो टोटल क्या आ जा रहा है, 0। तो नेट फोर्स 0, ठीक है ना, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। कपल जहां लगता है वहां पे जो कपल लगा रहे हैं, जो फोर्सेस कपल बना रहे हैं, उन फोर्सेस के कारण नेट फोर्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब जब नेट फोर्स 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं, तो कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, बॉडी ना तो इधर जाएगी ना ऊपर कहीं जाएगी, ठीक है। अब देखिए कि फोर्स तो 0 हो गया, बट इक्विलिब्रियम के लिए आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ाया गया है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का सम 0 होना चाहिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट मूवमेंट भी 0 होना चाहिए। तो कपल के केस में नेट मूवमेंट सिग्मा एम, ठीक है ना, सिग्मा एम नेट मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट गिवन या प्रोड्यूस बाय अ फोर्स एट अ पॉइंट, ठीक है ना। मतलब किसी भी फोर्स के द्वारा किसी एक पॉइंट पे टर्निंग इफेक्ट जो होता है या रोटेशनल इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस जो भी करता है उसको हम, उस चीज को हम मूवमेंट कहते हैं, उतना ही कहते हैं। द मूवमेंट मीन्स द मोशन, रोटेशनल मोशन ऑफ एनी बॉडी। क्लियर, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेट मूवमेंट
0 होना चाहिए, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बट यहाँ पे क्या है, आप देखिए कि अगर किसी भी फोर्स के द्वारा इस पॉइंट पे अगर आप मूवमेंट निकालेंगे तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ध्यान रखिएगा, फोर्स और जिस पॉइंट पे आप मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा दिमाग वाली चीज है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है। देखिए, इसकी दिशा ऊपर की तरफ, तो इससे इसके ऊपर अगर डिस्टेंस नापेंगे तो इससे 90 डिग्री अगर हम उस पॉइंट की तरफ चलें, ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इससे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो फोर्स इनटू ये जितनी डिस्टेंस होगी, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मूवमेंट दे देगा, इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे मूवमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए कि अगर हम कह रहे थे कि अगर ये फोर्स और ये इसके द्वारा मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए बात क्या होती है कि डायरेक्शन भी हमें देखना होता है। कपल क्या है, कपल क्या है, चलिए इस चीज को बाद में बात करते हैं, ये पॉइंट्स के बारे में। कपल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कपल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो मैग्नीट्यूड तो मान लीजिए मूवमेंट का, मूवमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, कपल भी है वेक्टर क्वांटिटी। तो मूवमेंट और कपल दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये जितना भी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बट जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन फाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा इसी से बताता हूं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जगहों पे इसको लेफ्ट और राइट दोनों से भी कई लोग बताते हैं, बट आप सिर्फ राइट से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं जब हम डायरेक्शन पता कर रहे होते हैं कपल की। तो पहली चीज तो ये कि फोर्स की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को, फोर्स की डायरेक्शन देखिए कैसे भी रखिए। अभी आपको पहला जो काम है वो कैसे भी, अभी टेंशन नहीं लेनी, दाहिने हाथ को कैसे भी, बस फोर्स की डायरेक्शन में उंगलियां आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कैसे भी रखिए। उसके बाद देखिए कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो पॉइंट किधर है, उस पॉइंट की तरफ आपकी जो हथेली का जो फेस है, जो हथेली है, इसका फेस उस पॉइंट की तरफ होना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन, फोर्स की डायरेक्शन में आपकी उंगलियां, ये ऐसे हमने उंगलियां की और देखा कि पॉइंट तो इधर है, और पॉइंट की तरफ हमारा हथेली का फेस होना चाहिए। फेस अभी अंदर की तरफ है, फेस इधर की तरफ, एरिया का वेक्टर मैंने बताया था आपको, तो उसका जो फेस है वो ऐसे उस पॉइंट की तरफ करिए। उंगलियां अभी भी फोर्स की डायरेक्शन में है, फेस देखिए, हथेली का फेस जो है वो हमारे पॉइंट की तरफ आ गया, ठीक है। ये सही तरीका है, ये कर लिया, ये आपका अभी राइट हैंड रूल बन गया डायरेक्शन पता करने के लिए। अब जो आपकी उंगलियां हैं उसको उस पॉइंट की तरफ घुमाइए, उसको उस पॉइंट की तरफ घुमाइए, ये तो ये इसकी डायरेक्शन हुई। मतलब अंगूठा जिधर दिखा रहा है ये इसकी डायरेक्शन है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग आपसे पूछते हैं कि आपको कहेंगे कि जब आप इसकी डायरेक्शन निकाल रहे थे तो इस वाले फोर्स का डायरेक्शन जो आया, डायरेक्शन, बहुत लोग कहेंगे कि ये देखिए ये कैसे आ रहा है, ऐसे निकाला था आपने, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखिएगा, जो आया है एंटी क्लॉकवाइज ये इसकी डायरेक्शन नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज कपल की या मूवमेंट की, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, कपल की डायरेक्शन निकालना हो, मूवमेंट की डायरेक्शन निकालना हो, टॉर्क की डायरेक्शन निकालना हो, बेंडिंग मूवमेंट की डायरेक्शन निकालना हो, ये सभी के लिए यही तरीका है, यही रूल है, और ऐसे ही जैसे अभी बताया यही हर जगह होगा, चारों के केस में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
मूवमेंट जहां भी आएगा वहां आप राइट हैंड स्क्रू रूल ही यूज करेंगे। और बेंडिंग मूवमेंट भी एक मूवमेंट है, कपल भी एक मूवमेंट है, टॉर्क भी एक मूवमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये आप कहेंगे सर आ तो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या कह रहा है? ये डायरेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन नहीं है, ये सेंस है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है। आपको आज पहली बार ये भी मैं बता दूं, बहुत कम जगह ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी की 3 चीज़ें होती हैं। अभी तक आपको 2 ही पता थी। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और तीसरा एक सेंस भी होता है। सेंस किधर है घूमने का। ये जो डायरेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 3 चीज़ें आती हैं ये हमेशा रोटेटिंग वेक्टर में आती है। रोटेटिंग वेक्टर क्वांटिटी, रोटेटिंग वेक्टर क्वांटिटी। जो ट्रांसलेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसे फोर्स किसी एक डायरेक्शन में, तो उसमें ये सेंस का कोई मतलब नहीं है, वहां से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा। बट अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो रोटेशनल वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मूवमेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, या टॉर्क हो गया, बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों में 3 चीज़ें आपको देनी पड़ती है। एक सेंस भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर रोटेटिंग वेक्टर क्वांटिटी है तो सेंस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब तो ये जो आप एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं ना कि इस फोर्स के कारण यहाँ मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये इसका सेंस है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, रोटेट करेगी बॉडी। इस फोर्स के कारण जो मूवमेंट आ रहा है, इस मूवमेंट के कारण ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। बट मूवमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब आपने इसको रोटेट कराया तो ये जो थंब आपका है, अंगूठा, आउटसाइड द पेपर, डायरेक्शन जो है वो आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के आउटसाइड ये अंगूठा जो है, थंब, ठीक है। इसको कभी कभी राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, बात सब एक ही है। तो आउटसाइड द बोर्ड थंब की डायरेक्शन मूवमेंट को दिखाएगी। इसको समझने के लिए हम कैसे करते हैं कि जब इसका नाम स्क्रू रूल भी कहा गया इसीलिए, स्क्रू पे आधारित है। जब आप एक स्क्रू होता है, उसके पीछे इस पे ये सब कटे रहते हैं। जब आप एक स्क्रू टाइटन करते हैं, ठीक है ना, जब आप एक स्क्रू टाइट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो आप वहाँ सेंस क्या देते हैं, देखिए क्लॉकवाइज सेंस देंगे, ऐसे घुमा रहे हैं पेचकस से, आप क्लॉकवाइज सेंस देते हैं तो स्क्रू किधर जाता है, अंदर की तरफ। आप उसको सेंस क्या दे रहे हैं, क्लॉकवाइज, बट वो जा किधर रहा है। आप क्लॉकवाइज सेंस दे रहे हैं तो क्या नट आपका जो स्क्रू है वो आगे बढ़ जा रहा है, नहीं, वो उसी जगह पे सिर्फ रोटेट हो रहा है। बट उसकी रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, डायरेक्शन किधर है उसकी, अंदर की तरफ। स्क्रू कैसे अंदर जाता जाता है, और जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आता है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की तरफ आएगा, आउटसाइड द बोर्ड। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी रोटेटिंग वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वहाँ 3 चीज़ें आती हैं, सेंस, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चलिए, बहरहाल ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए था। कभी भी आपको हो तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसको, जो भी कहिए, ये लगाएंगे। मूवमेंट के केस में, कपल के केस में, टॉर्क के केस में, बेंडिंग मूवमेंट के केस में यही रूल लगेगा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब आपने डायरेक्शन फाइंड कर ली, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब भी समझ गए। अब देखिए कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर में लेते हैं स्टैंडर्ड। तो न्यूटन मीटर जो होती है, इसकी यूनिट होती है किसकी, मूवमेंट की, और यूनिट कपल, मोमेंट, टॉर्क या बेंडिंग मोमेंट, सबकी यूनिट सेम न्यूटन मीटर होती है। बात समझ में आई? सबका फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप ज़्यादा बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वर्क का भी फॉर्मूला यही होता है, हाँ, उसकी भी यूनिट यही होती है। बट वो अभी मत दिमाग में लाइए, अभी सिर्फ आप इसमें चलिए। अच्छा, ये सारे के सारे मूवमेंट हैं। मूवमेंट इज द बेसिक टर्म। मूवमेंट जो है यही बेसिक है, यही बेसिक है। टॉर्क भी एक मूवमेंट है, कपल भी एक मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट भी एक मूवमेंट है। तीनों में क्या अंतर है वो एक
कभी डिस्कस करेंगे। अभी बहरहाल जो चीज़ है वो कपल पे हम डिस्कस करें, उसको देखते हैं। तो कपल क्या है, कपल को अगर हम बात करें तो चलिए ये सब तो हो गया। तो यूनिट न्यूटन मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। तो कपल इज नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये भी कह सकते हैं कपल की, ये भी एक बताने का तरीका है। कपल इज नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स। कपल क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है। कपल क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मूवमेंट है, फोर्स का मूवमेंट, नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स किसी भी पॉइंट पे कपल बताता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, जितने भी फोर्स में सबका मूवमेंट निकाल दीजिए तो जो बनेगा वो कपल ही आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने बात की कि अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर बाइफर्केट होता है, अगर मान लीजिए कि वो इक्वल नहीं है, जैसा हमने कहा कि ये है, इधर 2f है और इधर f है, बात समझ में आई। तो ये क्या करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो इधर का मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इधर का मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इधर का मूवमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, डिस्टेंस तो जितनी है उतनी, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, बट फोर्स ये ज़्यादा है, ये डबल हो जाएगा मूवमेंट इस पॉइंट पे। इस फोर्स के कारण जो मूवमेंट आएगा वो इसके दुगना होगा। मतलब इधर से, और मटेरियल बॉडी क्या है, बॉडी तो एक ही है, एक स्टीयरिंग व्हील है, उसमें इधर आप फोर्स ज़्यादा लगाइए, इधर आप कम लगाइए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। आप चाहते हैं कि इधर का पार्ट ज़्यादा तेजी से घूमे, इधर का पार्ट धीरे घूमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूरा सॉलिड मटेरियल है, बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कपल में एक फोर्स को ज़्यादा दिखाएं, एक फोर्स को कम, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, मटेरियल ब्रेक कर सकता है। तो इक्वल होना चाहिए दोनों, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती, ठीक। दूसरा, अगर ये अनलाइक ना हो, अनलाइक का मतलब अगर डायरेक्शन अपोजिट ना हो, मान लो दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में लगा दिया, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा दिया, तो अब डायरेक्शन देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस वाले फोर्स के कारण देखिए, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए, फोर्स की दिशा में उंगलियां और जो आपका हथेली है, देखिए ऐसे नहीं करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन की तरफ आपकी उंगलियां पॉइंट करेंगी। तो इधर, और जिधर पॉइंट इस पे निकालना है तो हथेली, हथेली किधर, हथेली का फेस जो है वो इसकी तरफ, ये किया। अब इसको घुमाइए, उस पॉइंट की तरफ घुमाइए, तो ये हुआ। तो ये कौन सा सेंस दे रहा है, देखिए ऐसे ही तो जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है। और ये देखिए, फोर्स को इधर रखा, फोर्स की डायरेक्शन में, और हथेली का खुला पाम बिंदु की तरफ घुमाया, ये कैसा दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सेंस इधर की तरफ है, इसका सेंस इधर की तरफ है, तो ये है एंटी क्लॉक और ये है क्लॉक। क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों फोर्स बराबर है, डिस्टेंस ही बराबर है, तो F इंटू डी, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखिए, एंटी और क्लॉक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट मूवमेंट इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मतलब आपने स्टीयरिंग पकड़ी है, स्टीयरिंग को दोनों साइड से नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, तो क्या स्टीयरिंग घूमेगी, नहीं, इधर वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऐसे तो स्टीयरिंग घूमेगी, अरे भाई एक इधर एक ऊपर लगाना पड़ेगा ना, तब तो स्टीयरिंग घूमेगी। अगर दोनों को ऐसे नीचे लगाएंगे या दोनों को ऊपर लगाएंगे तो स्टीयरिंग घूमेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट मूवमेंट इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। तो इसलिए उनका अनलाइक होना जरूरी है कपल बनाने के लिए। कपल तभी बनेगा जब वो अनलाइक होंगे, ठीक है, क्योंकि कपल को रोटेट कराना है। पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है, पैरेलल होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि ये इधर फोर्स लगा और ये वाला जो फोर्स है वो कहीं ऐसे लग गया, तब तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसका हमको यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसको, क्योंकि इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, तो अब वो डिस्टेंस ये नहीं रही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो ये वाला इस फोर्स के कारण यहाँ पे मूवमेंट कम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, इसका मूवमेंट ज़्यादा, तो फिर वही वाली बात आ गई कि अनइक्वल हो गया, तो भी दिक्कत आएगी। सम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, ये बात समझ में आई कि पैरेलल होना ज़रूरी है, अगर पैरेलल नहीं हुआ तो क्या होगा। लास्ट वाला जो है सम डिस्टेंस अपार्ट,
सम डिस्टेंस क्यों, ये कोई बॉडी है, अब अगर दोनों में कोई दूरी नहीं है, इसी पॉइंट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, देखिए, और इसी पॉइंट पे नीचे की तरफ, देखिए ये पेयर भी है, दो फोर्सेस हैं, क्लियर, इक्वल भी हैं, ठीक है, अनलाइक भी हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल भी हैं, बिल्कुल सारी बातें फॉलो हो रही हैं। बट अगर सम डिस्टेंस अपार्ट नहीं हुए, दोनों में अगर दूरी नहीं हुई, एक ही पॉइंट पे लग गया तो क्या करेंगे, दोनों कैंसिल। भाई आप स्टीयरिंग व्हील पे एक फोर्स जस्ट स्टीयरिंग के बॉटम और एक जस्ट स्टीयरिंग के ऊपर लगाइए तो क्या होगा, स्टीयरिंग कहीं घूमेगा क्या, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, खत्म। कोई भी चीज़ अगर हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब तक इन दोनों फोर्सेस में थोड़ा गैप नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों सम डिस्टेंस, तो ये पांचों पॉइंट जब होते हैं तो कपल हमें मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारी बातें इसमें ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम कपल को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है।